नमस्कार दोस्तों, अपन एसीएफ इन्वायरमेंट की आज छठी यूनिट शुरू कर रहे हैं और छठी यूनिट आपके है सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट पर। इसका छठी यूनिट जो है वो पूरी सोशल इशू और इन्वायरमेंट पर है। इसका पहला टॉपिक अपना रहेगा फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी अधारणीय विकास से संधारणीय विकास की तरफ जो यात्रा शुरू की है समस्त देशों ने मिलकर, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसमें अपन ये देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और इसके लिए जो आयोग बनाया गया है या फिर बाद में जो रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 लाया गया, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आदि कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्राप्ति की जा सकती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो लेक्चर है ये अपन 2 लेक्चर में पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु क्या प्रयास किए हैं। इससे पहले अपन देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है डीजल, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है केरोसिन। क्वेश्चन 2, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में कौन सा ऐसा स्रोत है जो भारत में सबसे अधिक संभावना पैदा करता है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा या सौर शक्ति, ऑप्शन बी है लघु जल विद्युत शक्ति, ऑप्शन सी है जैव पुंज शक्ति या बायोमास पावर भी बोलते हैं इसको, बायोमास पावर, जैव पुंज शक्ति, और चौथा है अपशिष्ट से अर्जित शक्ति, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे जो शक्ति अर्जित करती है। तो इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे अच्छा संभावना वाला स्रोत है भारत के लिए? इसके आंसर आपको देने हैं। अब शुरू करते हैं अब अपना यूनिट 6। इससे पहले अपन ने यूनिट 1, 2, 7, 8, 9 और 10 जो है वो पूरी अपन ने कर ली हैं। 6 यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपनी ये 7वीं यूनिट है जिसमें यूनिट नंबर 6 जो है वो अपन शुरू करेंगे, और यूनिट नंबर 6 पूरी आपकी है सोशल इश्यू एंड इन्वायरमेंट पर। सोशल इश्यू एंड इन्वायरमेंट, सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण, यानी पर्यावरण से संबंधित सामाजिक मुद्दे जो हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें अपना पहला टॉपिक आपके है फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे अनसस्टेनेबल को असंतुलित विकास कहते हैं और इसे संतुलित विकास कहते हैं। असंतुलित विकास से संतुलित विकास की तरफ जो राष्ट्रों की यात्रा है या फिर मनुष्य की यात्रा है, इसको अपन देखेंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि संतुलित विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय विकास, इसे संधारणीय विकास, संपोषणीय विकास, हरित विकास भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके अन्य नाम है संधारणीय विकास, संपोषणीय विकास,
संधारणीय विकास या संपोषणीय विकास जो है यह है सभी प्राकृतिक पर्यावरणीय तत्व जो होते हैं उन पर्यावरणीय तत्वों का एक अंतर्निर्मित लक्षण होता है संधारणीय विकास। और इसमें मानव हस्तक्षेप जो होता है उसको अपन क्या करते हैं, मिनिमम करते हैं। यानी पर्यावरण का उपयोग जब मानव करता है तो उसमें मानव हस्तक्षेप न्यूनतम हो, यानी पर्यावरण की जो क्षमता है वो बनी रहे और साथ में मानव जो है उसका वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, उसी को क्या कहते हैं, संधारणीय विकास कहते हैं। संपोषणीय विकास सभी प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्रों अंतर्निर्मित लक्षण है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जाता है। मानवीय हस्तक्षेप क्या करते हैं, अपन न्यूनतम करते हैं पर्यावरणीय तंत्र की क्षमता तथा बनाए रखना ही संपोषणीय विकास है या संपोषणीयता है। पर्यावरण तंत्र जो है उसकी क्षमता और उसके सतत प्रवाह को बनाए रखना ही क्या है, संपोषणीयता है। इसमें मानव हस्तक्षेप को अपन जीरो नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपन न्यूनतम कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया अपनाई जब जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, संधारणीय विकास कहते हैं। दूसरा है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसमें पर्यावरण संसाधनों के मानवीय उपयोग व पर्यावरणीय तंत्रों में मानव हस्तक्षेप के कारण जो पर्यावरण है उसकी क्षमता विकृत हो जाती है। इसी को अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। पर्यावरणीय संसाधनों के मानवीय उपयोग से पर्यावरणीय तंत्र में विकृति आ जाती है। इससे ही अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो मानव जो है वो पर्यावरण से समस्त संसाधनों को प्राप्त करता है, और जब संसाधनों को वो प्राप्त करता है तो उससे जब पर्यावरण तंत्र विकृत हो जाता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें ऊर्जा के ऐसे संसाधन प्रयोग किए जाते हैं जैसे सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सौर ऊर्जा पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार बायोमास जो है वो भी पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। तो वो क्या है, पर्यावरण के ही तंत्र हैं, लेकिन उससे पर्यावरण प्रभावित नहीं होता और मानव का विकास भी होता है। उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट
जब मनुष्य कोयले का उपयोग करता है या फिर पेट्रोल का उपयोग करता है तो उससे पर्यावरण से वो संसाधन प्राप्त करता है, लेकिन उससे पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा कहां से उत्पन्न हुई और फिर इसमें आगे क्या प्रयास किए गए। सस्टेनेबल शब्द (1980) में, यानी सस्टेनेबल शब्द का प्रयोग 1980 में किया गया और विश्व संरक्षण रणनीति वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में प्रयोग किया गया। सबसे पहले इसमें 1980 में वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया गया। 1987 में डेवलपमेंट वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED में इस शब्द को प्रचारित किया गया। इस शब्द को प्रचारित किया गया। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट में इस शब्द को प्रचारित किया गया। WECD का प्रतिवेदन WECD का प्रतिवेदन आवर कॉमन वर्ल्ड, जिसे बर्टलैंड प्रतिवेदन भी कहते हैं, बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, इस प्रतिवेदन में सस्टेनेबल शब्द जो है उसका उपयोग किया गया। WECD में प्रतिवेदन कौन सा जारी किया गया, आवर कॉमन वर्ल्ड, जो कि बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहलाती है। तो इसमें इस शब्द का प्रचार किया गया। बर्टलैंड रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट ये धारणीय विकास को परिभाषित करती है। और बर्टलैंड रिपोर्ट क्या परिभाषा देती है धारणीय विकास की, इसकी परिभाषा ये है, बर्टलैंड रिपोर्ट की जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा है भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता में हास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही धारणीय विकास है। ये परिभाषा दी है
बर्डलैंड रिपोर्ट ने भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता में ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या है, धारणीय विकास है। इसका मतलब ये है कि जो भविष्य में पीढ़ी आएगी वो भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पाए, इस प्रकार का विकास अपने को करना है, इस प्रकार संसाधनों का उपयोग करना है जिससे भावी पीढ़ी जो है वो भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का उपयोग कर सके, न कि वर्तमान पीढ़ी ही सारे संसाधन जो है उनका कंजप्शन कर जाए। तो इस प्रकार के विकास को धारणीय विकास कहते हैं और ये बर्डलैंड रिपोर्ट में ये परिभाषा दी गई है। अब बर्डलैंड आयोग, बट यूएन जनरल असेंबली द्वारा पर्यावरण व विकास पर एक आयोग गठित किया और इसी आयोग को क्या कहा जाता है, बर्डलैंड आयोग कहा जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे इस आयोग के वो H.G. बर्डलैंड थे। H.G. बर्डलैंड नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री H.G. बर्डलैंड, और इसी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको परिभाषित किया गया। इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दो संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दो संकल्पनाएं हैं। पहला है आवश्यकता की संकल्पना। आवश्यकता की संकल्पना, पहली संकल्पना है आवश्यकता की संकल्पना। इसमें यह बताया गया है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं पर बल दिया जाए, विशेष रूप से गरीब लोगों की आवश्यकताओं पर बल दिया जाए। गरीब लोगों की आवश्यकताओं पर बल देना आवश्यकता की संकल्पना कहलाता है। दूसरा है वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तकनीक व समुदाय की सीमा का निर्धारण किया जाए। ये दो संकल्पनाएं इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई, आवश्यकता की संकल्पना और दूसरा है टेक्नोलॉजी और समुदाय की सीमा का निर्धारण। बर्टलैंड आयोग ने विकास की सीमा का निर्धारण किया कि विकास की सीमा तक उचित है और वो पर्यावरण को प्रभावित नहीं करेगा। बर्टलैंड आयोग ने विकास की सीमा का निर्धारण किया। विकास की सीमा का इसमें निर्धारण किया गया
इसमें बताया गया कि वर्तमान तकनीक सामाजिक संगठन पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग, मानव गतिविधियां, ये जितनी भी चीजें हैं, वर्तमान तकनीकी, सामाजिक संगठन, पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग और मानव गतिविधियां, ये जितने 4 पॉइंट आपको बताए हैं, इनके द्वारा पर्यावरण इनको कितना सहन कर सकता है, पर्यावरण के सहन करने की क्षमता ही धारणीय विकास है। यानी जो अपन तकनीक काम में ले रहे हैं उससे पर्यावरण कितना प्रभावित हो रहा है, किस सीमा तक प्रभावित हो रहा है, सामाजिक संगठन वो किस स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण संसाधनों का उपयोग अपन कितना कर रहे हैं, और मानव की गतिविधियां जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। तो इन सब के कारण पर्यावरण के सहन करने की जो क्षमता होती है, यानी इस लिमिट तक पर्यावरण पर व्यक्ति जब प्रभाव डालता है तो उससे पर्यावरण वापस अपने को रिकवर कर लेता है। जबकि इससे ज्यादा अगर ये प्रभाव पड़ेगा तो पर्यावरण समय को रिकवर नहीं कर पाता, उसी को अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जबकि इस रेखा तक क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और ये जो स्थिति है ये क्या है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इस गैप को भरना आवश्यक हो जाता है, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के आधार इसमें पहला है मानव जीवन सामाजिक जीवन की देखभाल व सम्मान करना। मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पृथ्वी की कैरिंग कैपेसिटी को बनाए रखना, पृथ्वी की वहन क्षमता को बनाए रखना, यानी कैरिंग कैपेसिटी जो पृथ्वी की है उसको बनाए रखना, अनवीकरणीय संसाधनों की गुणवत्ता ह्रास को कम करना, अनवीकरणीय संसाधनों की गुणवत्ता ह्रास में कमी करना। पांचवा है पृथ्वी की जैव विविधता को बनाए रखना, पृथ्वी की बायोडायवर्सिटी जो है उसको बनाए रखना, व्यक्तिगत दृष्टिकोण व नियमों में परिवर्तन,
व्यक्तिगत दृष्टिकोण व नियमों में परिवर्तन करना, समुदाय द्वारा पर्यावरण की देखभाल करना, सक्षम समुदाय द्वारा पर्यावरण की देखभाल करना, समग्र विकास के लिए राष्ट्र की समग्र विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए। समग्र विकास हेतु रणनीति बनाना, विश्वव्यापी गठबंधन का निर्माण करना, विश्वव्यापी गठबंधन का निर्माण करना। ये जितने भी आधार बताए हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के आधार हैं। सामाजिक जीवन की देखभाल करना और उसका सम्मान करना। सामाजिक जीवन जो होता है उसकी देखभाल करेंगे तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। मनुष्य का जब सामाजिक विकास होगा तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाता है। मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, जैसे गरीबी है उसको कम करना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, पृथ्वी की कैरिंग कैपेसिटी को बनाए रखना। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी जितना उत्पादन कर रही है उतना ही अपन कंज्यूम करें, उससे ज्यादा अगर कंज्यूम करेंगे तो वो पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो पृथ्वी की वहन क्षमता को बनाए रखना, अनवीकरणीय संसाधनों की गुणवत्ता ह्रास में कमी करना, पृथ्वी की जैव विविधता को बनाए रखना, व्यक्तिगत दृष्टिकोण व नियमों में परिवर्तन, ऐसे नियम जो पर्यावरण के खिलाफ हों उनमें परिवर्तन करना और व्यक्तिगत दृष्टिकोण में भी सुधार करना। सक्षम समुदाय जो है वो पर्यावरण की देखभाल करे। समग्र विकास हेतु रणनीति बनानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। विश्वव्यापी गठबंधन का निर्माण किया जाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 6 उद्देश्य हैं। पहला है गरीबी निवारण व सतत आजीविका। गरीबी निवारण व सतत आजीविका। गरीबी निवारण व सतत आजीविका। दूसरा है पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां। पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां। ऊर्जा दक्षता। ऊर्जा दक्षता। प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण करना। प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण करना। उत्पाद अवसरों को बढ़ाना। यानी उत्पादन के जो अवसर हैं उनको बढ़ाया जावे। नवीकरणीय संसाधनों की निर्भरता। नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाई जाए। पर निर्भरता। ये जो उद्देश्य हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है गरीबी निवारण व सतत आजीविका। दूसरा है पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां। ऊर्जा दक्षता। प्राकृतिक और मानव संसाधनों का संरक्षण।
उत्पाद अवसर को बढ़ाना, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता जो है उसको बढ़ाना, ये सभी जो उद्देश्य हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्य हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मूलभूत विचार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मूलभूत विचार। पहला है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब यह है कि पर्यावरण के अनुसार तकनीकी में बदलाव करना। दूसरा है अंतर्निर्भरता। अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब यह है कि कोई भी संपोषणी समाज जो है वो इस प्रकार संसाधनों का उपयोग नहीं करे जिससे समाज उससे प्रभावित हो, और इस प्रकार के प्रदूषक भी उत्पन्न न करे जिससे दूसरा समाज भी इससे प्रभावित हो। ऐसे संसाधनों का उपयोग रोकना, जो दूसरे समाज को प्रदूषित करे, दूसरे समाज को प्रदूषित करे, और ऐसे संपोषणीय समाज जो न तो ऐसे संसाधनों का उपयोग करता है जिससे दूसरा समाज प्रभावित हो, और न ही उत्पन्न प्रदूषकों को अन्य समाज को स्थानांतरित करता है, उसी को क्या कहते हैं? अंतर्निर्भरता कहते हैं। तीसरा है संस्थागत प्रतिबद्धता। संस्थागत प्रतिबद्धता, इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट। इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट, सतत विकास के लिए, सतत विकास हेतु इस प्रकार के नीतियां बनाना, नीतियां, प्रबंधन, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना, और संवैधानिक नियम बनाना, ये जब संस्थाएं सारी मिलकर कार्य करती हैं तो इसे क्या कहते हैं? संस्थागत प्रतिबद्धता कहते हैं। चौथा है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि नवीकरणीय संसाधनों का नवीकरणीय संसाधनों के से रिप्लेस किया जाए। नवीकरणीय संसाधनों को नवीकरणीय संसाधनों से रिप्लेस करना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। पांचवा है नवीकरणीयता, रिन्यूएबिलिटी। नवीकरणीयता यानी नवीकरणीय संसाधन जो है उनका प्रयोग किया जाए ताकि धारणीय विकास जो है वो हासिल
किया जा सके। तो ये मूलभूत विचार हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला है अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी, अंतर्निर्भरता, ऐसे संसाधनों का उपयोग रोकना जो दूसरे समाज को प्रदूषित करें, इंटरडिपेंडेंस, और जो प्रदूषक उत्पन्न हुए हैं उससे दूसरे समाज को भी स्थानांतरित नहीं किया जाए। तीसरा है संस्थागत प्रतिबद्धता, ऐसे नियम बनाए जाएं, ऐसे संवैधानिक नियम या फिर नीतियां, प्रबंधन, राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो ये सब मिलकर जब कार्य करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, संस्थागत प्रतिबद्धता। चौथा आपके सब्स्टिट्यूशन, अनवीकरणीय संसाधनों का नवीकरणीय संसाधनों से रिप्लेस किया जाए। पांचवा है रिन्यूएबिलिटी, यानी नवीकरण किया जाए। तो ये 5 हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मूलभूत विचार। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मानक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मानक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 4 मानक हैं। पहला है अंतरपीढ़ीगत समता। अंतरपीढ़ीगत समता, इंटर जनरेशन इक्वेलिटी। इंटर जनरेशन इक्वेलिटी। दूसरा है अंतरा पीढ़ीगत क्षमता, इंट्रा जनरेशनल इक्वेलिटी। तीसरा है जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी यानी लैंगिक, जेंडर इनइक्वेलिटी, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता। और चौथा है वहन क्षमता, वहन क्षमता जिसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। ये 4 मानक हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अंतरपीढ़ी क्षमता, अंतरापीढ़ी क्षमता, जेंडर इक्वेलिटी और वहन क्षमता। अंतरपीढ़ी क्षमता, अंतरपीढ़ी क्षमता का मतलब ये है कि वर्तमान पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी और जो पीछे चली गई पीढ़ी, भूतकाल की पीढ़ी, ये तीनों पीढ़ियां जो हैं ये आपस में परस्पर सहयोग कर एक समरूपी समाज समुदाय का निर्माण करती हैं। क्योंकि आज वर्तमान में जो पीढ़ी है वो थोड़े समय पश्चात भविष्य की पीढ़ी हो जाएगी और फिर भूतकाल की पीढ़ी हो जाएगी और वर्तमान जो पीढ़ी है ये इसके बाद जो पीढ़ी आएगी वो भविष्य की पीढ़ी। तो इन तीनों पीढ़ियों के मध्य एक क्षमता होनी चाहिए, यानी इनमें एक समरूपी समुदाय इनके द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी, भविष्य पीढ़ी और भूतकाल की पीढ़ी एक समरूपी समुदाय का निर्माण करें। इसका मतलब यह है कि वर्तमान पीढ़ी जो है उसका यह दायित्व बनता है कि वो किस प्रकार संसाधनों का उपयोग करे और आने वाली पीढ़ियां जो है वो भी उन संसाधनों का उपयोग कर पाए। दूसरा है अंतरापीढ़ी क्षमता। अंतरापीढ़ी क्षमता का मतलब है वर्तमान पीढ़ी जो है वो
घरेलू और वैश्विक स्तर पर संसाधनों का न्यायोचित और पारदर्शी तरीके से उपयोग करें। वर्तमान पीढ़ी घरेलू व वैश्विक स्तर पर संसाधनों का न्यायोचित व पारदर्शी उपयोग करें। इसे कहते हैं अंतरापीढ़ी समता। तीसरा है जेंडर इनइक्वेलिटी। इसका मतलब यह है कि मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है उसको कम किया जाए। महिलाओं को भी उतने ही संसाधन उपलब्ध किए जाने चाहिए जितना कि पुरुषों को उपलब्ध होते हैं। इससे बोलते हैं जेंडर इनइक्वेलिटी। केयरिंग कैपेसिटी का मतलब यह है प्रकृति जितना उत्पादन करती है उससे अधिक कंज्यूम नहीं किया जाए। उससे अगर अधिक अपन उपयोग करेंगे तो इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। उत्पादन उपभोग से ज्यादा हो, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि उपभोग उतना ही किया जाए जितना उत्पादन हो रहा है, या फिर उससे कम ही उपभोग किया जाए, उसे बोलते हैं वहन क्षमता या फिर कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा जब अपन उपयोग करते हैं तो उससे संसाधनों का दोहन होता है। अंतरपीढ़ी क्षमता जो है, ये अंतरपीढ़ी क्षमता के 3 सिद्धांत हैं। ये 3 सिद्धांत हैं विकल्पों का संरक्षण, पहला है विकल्पों का संरक्षण, दूसरा है गुणवत्ता का संरक्षण और तीसरा है अधिशेष का संरक्षण। विकल्पों का संरक्षण, गुणवत्ता का संरक्षण और अधिशेष का संरक्षण। तो अंतरापीढ़ी क्षमता के 3 सिद्धांत हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मानक हैं अंतरपीढ़ी क्षमता, अंतरापीढ़ी क्षमता, जेंडर इक्वेलिटी और वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। अंतरापीढ़ी जो क्षमता है इसके 3 सिद्धांत हैं, वो 3 सिद्धांत अपन देख लेते हैं। तीन सिद्धांत। दूसरा है गुणवत्ता का संरक्षण और तीसरा है अधिशेष का संरक्षण। गुणवत्ता का संरक्षण, विकल्पों का संरक्षण और अधिशेष का संरक्षण। विकल्पों का संरक्षण, विकल्पों का संरक्षण का मतलब यह है कि प्रत्येक पीढ़ी अपने संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करे कि आने वाली पीढ़ी जो है उसके पास भी संसाधन उपयोग करने के विकल्प बचे रहे। वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का उपभोग इस प्रकार करे कि भविष्य की पीढ़ी संसाधनों का उपयोग कर सके। दूसरा है गुणवत्ता का संरक्षण। वर्तमान पीढ़ी पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखे। पर्यावरण गुणवत्ता, वर्तमान पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी और भूतकाल की पीढ़ी जो है वो पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखे। तीसरा है अधिशेष का संरक्षण। प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्व की पीढ़ी से जो विरासत में प्राप्त करता है उसका वह संरक्षण करे। प्रत्येक पीढ़ी विरासत में
मिले संसाधनों का संरक्षण करें, इसे बोलते हैं अधिशेष का संरक्षण। तो ये है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मानक। अब अपन देख लेते हैं सतत विकास हासिल करने की क्या क्या रणनीतियां हो सकती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने की रणनीति। हासिल करने की रणनीति। पहला है ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में सुधार। परंपरागत जो स्रोत हैं ऊर्जा के, उसमें सुधार किया जाए और उनका उपयोग किया जाए। दूसरा है स्वच्छ ईंधन ऊर्जा उपयोग में ली जाए। तीसरा है पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार काम में लिया जाना चाहिए। इसी तकनीक काम में ली जानी चाहिए। पर्यावरण हितैषी तकनीकों का उपयोग किया जाए। जनसंख्या वृद्धि कम करना। जनसंख्या में कमी लाना। पारिस्थितिकी संरक्षण। यानी जो पारिस्थितिकी है उसका अपन संरक्षण करें। स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर वैश्विक स्तर पर जो शासन है उसको मजबूत किया जाए। स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर शासन मजबूत करना। शासन मजबूत करने का मतलब यह है कि नियम जो है वो ऐसे बनाए जाने चाहिए जो कि प्रभावी हों स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर। तो रणनीति में पहला है ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में सुधार किया जाए और उनका उपयोग किया जाए। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाए। पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार का उपयोग किया जाए। पर्यावरण हितैषी तकनीक का उपयोग किया जाए। जनसंख्या वृद्धि को कम करना। पारिस्थितिकी संरक्षण करना। स्थानीय और राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर शासन को मजबूत करना। ये है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने की स्ट्रेटेजी या फिर रणनीति। बहुत बहुत धन्यवाद।